गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है मौसम व जलवायु का पार्ट नंबर 7। देखिएगा, इसमें ओलावृष्टि से बचाव का कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि ओलावृष्टि कभी भी आ सकती है। देखो, ओलावृष्टि से बचने के लिए साधारणतः मौसम की भविष्यवाणी करके ही बचाव का उपाय कर सकते हैं। कि मान लो पहले अपन ने इसकी क्या कर लें, भविष्यवाणी कर लें। क्या कर लें? भविष्यवाणी कर लें। और भविष्यवाणी करने के पश्चात ही पे क्या हो, उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अपन वायु की। क्या करें? वायु की। तो देखिएगा, अधिक दाब वाले क्षेत्रों से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर, अधिक दाब वाले क्षेत्रों से कम दाब वाले क्षेत्रों की ओर क्षैतिज गमन, कैसा गमन? क्षैतिज गमन करने वाली हवा को वायु कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु। देखो फिर आगे, मौसम की भविष्यवाणी के आधार पर हवा के गमन का पता लगाकर उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। फिर देखिएगा, आगे टॉपिक है फसलों पर वायु का अनुकूल प्रभाव। देखो, इसमें गर्मियों में मार्च के महीने में चलने वाली हवाएं फसलों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि ये हवाएं रबी ऋतु में उगाई गई फसलों के दानों को पकाने में सहायक होती है। इसके अलावा ओसाई में भी सहायक होती है। किसमें होती है? ओसाई में भी सहायक होती है। फिर देखो आगे, जुलाई अगस्त माह में मानसूनी हवाएं चलने से वर्षा होती है। जिन फसलों में वायु द्वारा परागण की क्रिया होती है, उन फसलों में सर्वाधिक लाभदायक होते हैं। उन फसलों के लिए क्या होती है? सर्वाधिक लाभदायक होती है। जब वायु धीमी गति से चलती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। जिससे पौधों की वृद्धि जल्दी होती है। फिर देखो आगे, वायु का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। टॉपिक है वायु का फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव। देखो, इसमें वायु की प्रतिकूल दशाओं में मुख्यतः लू, आंधी, तूफान, शीतलहर मुख्य होती है। क्या होती है? लू है, आंधी है, तूफान है, शीतलहर है इत्यादि मुख्य होती है। तो इसमें देखो, सबसे पहले पॉइंट बात करते हैं लू की। 15 अप्रैल से जून माह तक, और मुख्य रूप से होती है मई जून। कौन से होती है? मई जून माह में चलती है हवाएं या लू। 15 अप्रैल से जून माह तक पश्चिम दिशा से जो गर्म एवं तेज हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहा जाता है। इसमें 15 अप्रैल की जगह 15 मई कर लेना। अप्रैल की जगह क्या करोगे? मई करना है यहाँ पे, उन्हें लू कहते हैं। फिर देखिएगा, अब आता है आंधी। दूसरा पॉइंट कौन सा है? आंधी। गर्मियों में शाम के समय सामान्य वायु गति से तेज हवाएं चलती हैं तो उन्हें आंधियाँ कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? आंधियाँ कहते हैं। फिर अगला है तूफान। अगला क्या है? तूफान। देखो, जिन क्षेत्रों में वायु दाब अचानक बढ़ जाता है तो वहाँ से उठने वाली तेज हवाएं
तो वहाँ से उठने वाली तेज़ हवाएं जिनका वेग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होता हो, जिनका वेग कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक हो, तो उन्हें तूफान कहते हैं। क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। फिर अगला है शीतलहर। अगला पॉइंट कौन सा है? शीतलहर। देखो, दिसंबर से जनवरी माह में, दिसंबर से जनवरी माह में उत्तर दिशा से, कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, उन्हें शीतलहर, उन्हें शीतलहर कहते हैं। शीतलहर से सर्वाधिक नुकसान, शीतलहर से सर्वाधिक नुकसान सर्दियों में उगे हुए पौधों को होता है। क्लियर? अगला है फिर आंधी व तूफान का फसलों पर प्रभाव। किसका है? आंधी व तूफान का फसलों पर प्रभाव। देखो इसमें आंधी व तूफान आने पर, आंधी व तूफान आने पर गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि की फसलें क्या होती हैं? गिर जाती हैं। फिर देखो आगे, फसलों के पकाव के समय, फसलों के पकाव के समय आंधियाँ चलने के कारण, आंधियाँ चलने के कारण उनकी कटाई में क्या आती है? परेशानी आती है। तेज आंधी अथवा तूफान आने से, तेज आंधी अथवा तूफान आने से पेड़ों की टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ टूट जाती है तथा कभी कभी पूरा पौधा भी उखड़ जाता है। अगला है फिर फरवरी मार्च माह में चलने वाली हवाओं से, फरवरी मार्च माह में चलने वाली हवाओं से फसलें शीघ्र पक जाती हैं। फसलें क्या होती है? शीघ्र पक जाती हैं, किंतु उनके दानों की गुणवत्ता पूर्णतः नहीं बन पाती, मतलब उनकी दानों की गुणवत्ता क्या होती है? खराब हो जाती है। फिर है तेज हवाएं चलने के कारण, तेज हवाएं चलने के कारण फसलों की जल मांग में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर देखोगे आंधी, लू, आंधी, तूफान व शीतलहर से बचाव के उपाय। तीनों एक साथ उपाय लिखवा रहा हूँ। देखो, वायुरोधी वृक्ष लगाकर, क्या है? वायुरोधी वृक्ष लगाकर, जैसे बबूल, खेजड़ी, शीशम, नीम, जो नमी है ना, ये नीम करना है इसको, नीम, नीम आदि खेतों के चारों तरफ लगाना चाहिए। खेतों के चारों तरफ जड़ीदार वृक्ष लगाकर, जड़ीदार वृक्ष लगाकर हवा के वेग को, हवा के वेग को कम किया जा सकता है, जैसे नींबू, मेहंदी, केरोंदा आदि। क्लियर? फिर है नर्सरी क्षेत्र में चारों तरफ, नर्सरी क्षेत्र में चारों तरफ चार दीवारी, मतलब बाउंड्री बना दी जाती है, बाउंड्री बना दी जाती है। जिन फसलों को गिरने का प्रतिशत ज़्यादा रहता है, उन्हें क्रॉपिंग की क्रिया के द्वारा सुधारा जाता है, या क्रॉपिंग की क्रिया की जानी चाहिए। उनमें क्या की जाती है? उनमें क्रॉपिंग की क्रिया की जाती है। क्रॉपिंग की क्रिया मतलब क्या होता है? 4 से 5 तनों को एक जगह करके बांध दिया जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट है वायुमंडलीय दाब। क्या है? वायुमंडलीय दाब। देखो इसमें किसी स्थान पर, किसी स्थान पर कार्य कर रहे, किसी स्थान पर कार्य कर रहे बल को दाब कहते हैं। किसी स्थान पर कार्य कर रहे बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी इकाई क्षेत्र में लंबवत रूप से, किसी इकाई क्षेत्र में लंबवत रूप से वायु का भार, लंबवत रूप से वायु का भार जो एक बिंदु पर एकत्रित या केंद्रित, जो एक बिंदु पर एकत्रित या केंद्रित हो, तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। फिर है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? वायुमंडलीय दाब उत्पन्न होते हैं। इन वायुमंडलीय, इस वायु दाब को mm में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? mm में व्यक्त करते हैं। जितना अधिक वायु दाब होगी, जितना अधिक वायु दाब होती है, उतने ही ज़्यादा चक्रवात आते हैं। जितनी मतलब वायु में दाब अधिक होगा, उतना ही क्या होगा? चक्रवात अधिक आता है।
फिर देखिएगा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? बैरोमीटर से ज्ञात करते हैं। अब टॉपिक आता है अपने मौसम संबंधित उपकरणों की सामान्य जानकारी। मौसम संबंधी उपकरणों की सामान्य जानकारी। देखो अधिकतम तापमापी, अधिकतम तापमापी क्या होता है? दिन का अधिकतम तापमान ज्ञात करने में काम आता है। न्यूनतम तापमान में दिन का न्यूनतम तापमान ज्ञात करने में आता है। और शुष्क बल्ब तापमान में वायु का तापमान ज्ञात करने में आता है। इनको सबको किस में व्यक्त करते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त करते हैं। इसके आगे अपन अध्ययन करेंगे कल। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।